मेरा नाम है काशिफ और मैं आप सबका स्वागत करता हूं कंप्लीट एजू यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमेशा की तरह आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेके आया हूं एसएससी जेई, आरआरबी जेई, इसरो, डीआरडीओ, डीएमआरसी एंड स्टेट जूनियर इंजीनियर एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेट नंबर 5। आज का जो हमारा सेट होगा दोस्तों वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स बेस्ड होगा, यानी कि जितने क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो कौन से होंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स वाले होंगे। जैसा कि आपने पहले देखा, हमने थ्योरी ऑफ मशीन और मशीन डिज़ाइन का भी करवाया। आपको पता है कि भाई एफएम से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, थ्योरी ऑफ मशीन से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। आपको ध्यान हो तो मैंने आप लोगों को एक वीडियो करवाया था एनालिसिस का। उस एनालिसिस में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस रीज़न से, किस सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो किस पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। तो पहली स्ट्रैटेजी में तो मैं सभी जो क्वेश्चन आए हुए हैं धीरे धीरे उन सभी क्वेश्चंस को क्या कर रहा हूँ, क्लियर करता जा रहा हूँ आपके साथ साथ, ठीक है। उसके बाद हम सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट करेंगे, हर अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग चैप्टर वाइज विथ थ्योरी भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग नए हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कभी भी कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो आप मिस ना करें। दूसरी बात ये कि आप जब इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। उस टेलीग्राम चैनल पे मैं सारे स्टडी मटेरियल अपलोड करूंगा। जैसा कि आपको पता होगा कि मैं अपने थ्योरी ऑफ मशीन के और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के सारे नोट्स वहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ। पहले भी बता चुका था, तो मैं जल्दी उनको अपलोड करने वाला हूँ। तो अगर आप लोग वो स्टडी मटेरियल फ्री में लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए और स्टडी मटेरियल का आनंद उठाइए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, what term is used for combined effect of all combined effect of all the forces on a body, load, stress, strain और none of the above। क्या पूछने चाह रहे हैं भाई, कौन सी ऐसी टर्म है अगर किसी बॉडी पर सभी फोर्स एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, समेशन ऑफ फोर्स की बात कर रहे हैं, अगर ये बात कर रहे हैं किसकी, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ फोर्सेस की, तो कौन सी टर्म के साथ मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ। एक बार मैं पेन चेंज कलर कर लूँ ज़रा, एक सेकेंड, पेन कलर चेंज कर लूँ ज़रा, एक सेकेंड रुकिए, ठीक है। तो भाई ये क्या पूछना चाह रहे हैं कि अगर कंबाइंड इफेक्ट होगा लोड्स का, फोर्स का, तो उसको हम किस इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिस टर्मिनोलॉजी से उसको पुकारते हैं। तो देखिए, लोड होता है, वो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेन होता है। देखिए, आप लोगों को पता है जब भी मैं स्ट्रेस की बात करता हूँ तो स्ट्रेस क्या हो जाता है कि भाई किसी बॉडी पर लगने वाला लोड डिवाइड बाई जिस एरिया पे वो लग रहा है, ठीक है। मतलब पर्टिकुलरली अगर मैं एक बॉडी की बात करता हूँ, मान लिया जाए मेरे पास ये कोई रिजिड बॉडी है, इस पर कोई एक लोड यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, कोई एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, और ये किस रीजन पे अप्लाई हो रहा है, इस रीजन पे अप्लाई हो रहा है जिसका एरिया क्या है, ए। और ये एरिया कौन सा है, ACS, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। कौन सा एरिया होता है मेरे दोस्तों, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। तो इन दोनों के रेशो को क्या बोला जाता है, स्ट्रेस बोला जाता है। और डेफिनेटली अगर मैं एक्चुअल डेफिनेशन बताऊँ तो स्ट्रेस एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कभी किसी के ऊपर अप्लाई नहीं होती है। हम लोगों के अंदर एक मिसकंसेप्शन है कि सर ये हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम थी और इसके ऊपर इतना लोड अप्लाई हो रहा है या इसके ऊपर इतना स्ट्रेस लग रहा है। नहीं, स्ट्रेस में लोड अप्लाई होता है, पर स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जो बॉडी ऑफर करती है अगेंस्ट अ लोड। समझ रहे हो आप मेरी डेफिनेशन, मैं क्या डेफिनेशन बोल रहा हूँ भाई। मैंने सिंपल सी डेफिनेशन बोली है कि अगर आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस बॉडी के अंदर क्या होगा, स्ट्रेस डेवलप होगा। आप किसी भी बॉडी के ऊपर डायरेक्टली स्ट्रेस अप्लाई नहीं कर सकते। जैसा कि आपको पता है, अपनी नॉर्मल लाइफ में देख लिया जाए, अगर हम बहुत सारी बाउंडेशन के अंदर हैं, ठीक है, तो अगर हम बाउंडेशन के अंदर होते हैं तो हमारे दिमाग पे ऑटोमेटिकली एक स्ट्रेस आ जाता है, ठीक है। और जब अगर सब कुछ एकदम स्मूथ जा रहा हो तो कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होता। आगे जब थ्योरी लेक्चर पढ़ेंगे तो इसके बारे में और अच्छी चीज़ें बताना चाह रहा हूँ और बताऊँगा। स्ट्रेन क्या होता है दोस्तों, आपको पता है कि भैया किसी भी बॉडी के अंदर जो डिफॉर्मेशन डेवलप हुए हैं या डिफॉर्मेशन हुए हैं उनको मेज़र करने की एक फिजिकल क्वांटिटी है स्ट्रेन। और स्ट्रेन जो होती है एक डायमेंशन लेस और यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, ठीक है। जैसे कि सिंपल सा हम समझते हैं कि भाई चेंज इन लेंथ, भाई ये मैं लीनियर स्ट्रेन के बारे में बात कर रहा हूँ, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई क्या है, आपकी ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। और ये सिर्फ एक फॉर्मूला है, मैंने अभी आपको स्ट्रेन की डेफिनेशन नहीं बताई और ना ही मैंने आपको स्ट्रेस की डेफिनेशन बताई। बट जब भी मैं बात करता हूँ लोड, तो लोड क्या होता है, जब भी किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ और कंबाइन इफेक्ट होते हैं, मतलब ग्रेविटी भी है और लोड भी है, तो उसको फोर्स भी है, तो उसको क्या कहेंगे, लोड। और अगर एक्चुअल डेफिनेशन बोलूँ मैं इसकी सीधी सी, अगर मैं इस
क्वेश्चन से हट के एक डेफिनेशन बोलूँ तो एनी फोर्स विच कॉजेज डिफॉर्मेशन इज टर्म्ड एज लोड। समझ रहे हो? देखिए इसके बारे में अगर मैं चलूँ तो बहुत अच्छा खासा लेक्चर हो सकता है। देखिए अगर यहाँ पे मैं एक फोर्स अप्लाई करता हूँ बॉडी के अंदर और इस बॉडी का मास जो था वो m था, अब हमें पता है कि ये बॉडी a एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होनी चाहिए, ठीक है, पर क्या ये हमेशा ऐसा होता है? अगर मैं किसी एक वॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई करने लग जाऊँ और खूब सारा फोर्स अप्लाई करता रहूँ तो कभी ऐसा होगा कि मैं अपने कमरे के साइज़ को बड़ा कर लूँ, पास वाले, जैसे मुन्ना भाई MBBS के अंदर बोलता है ना कि इस दीवार को खिसका देंगे, ठीक है, खिसकाने का मतलब उसका ये नहीं था कि फोर्स लगा के खिसकाएंगे, उसका मतलब क्या था, तोड़ के दोबारा बनानी है, ठीक है, कभी भी आप किसी दीवार को खिसका नहीं सकते। तो क्या ऐसी कंडीशन में आपने फोर्स ही अप्लाई नहीं किया? आप बोलोगे सर फोर्स तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ पर वर्क डन जीरो होता है। बिल्कुल सही बात है, वर्क डन जीरो है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर आपने फोर्स का तो बोला, आपने फोर्स हमने अप्लाई किया है, वर्क डन जीरो हो रहा है, तो बच्चे कई बार फोर्स को ही जीरो कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। कोई भी ऐसा फोर्स जो बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन डेवलप कर सके उसको लोड कहो, सीधी सी बात है, ठीक है, उसको लोड कहा जाता है। और यही आपका जो है शामिल हो जाएगा कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द ऑल फोर्सेस के अंदर या कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द फोर्सेस के अंदर, ठीक है। तो इस डेफिनेशन को आप याद रख सकते हैं, बहुत सारे आपके मिसकंसेप्शन जो है वो क्लियर हो जाएंगे। इनके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के थ्योरी लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन का आंसर ए हो गया है, काफ़ी टाइम ले लिया इस क्वेश्चन के अंदर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लोड डज नॉट एक्ट ऑन द कंसिडरेबल लेंथ ऑफ द बीम। बहुत ही कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, अच्छा आगे सबके आगे लोड लगा हुआ है, ये आप मान लीजिएगा। और ऐसा क्यों मानिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन कर दिया था लोड, ठीक है, तो हर किसी के आगे लोड लगा हुआ है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है दोस्तों, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भाई ऐसा कौन सा लोड है जो इन चारों ABCD ऑप्शन में से आपको दिख रहा है, ऐसा कौन सा लोड है जो किसी भी कंसिडरेबल लेंथ की जो बीम है उसके ऊपर कभी एक्ट ही नहीं करता। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ट्रायंगुलर लोड, पॉइंट लोड, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। और ऐसी कंडीशन में हमारा आंसर होता है, देखते हैं, ट्रायंगुलर लोड, जो कि डेफिनेटली गलत है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और SSC JEE 2018 का क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन का सही आंसर है पॉइंट लोड। हाँ सर, पॉइंट लोड, बिल्कुल सही सुना आपने। आप ये बोलोगे कि सर हमने जितने भी एग्जाम्पल देखे हैं, जितने भी हमने SFD BMD ट्राई करी हैं, सब के अंदर पॉइंट लोड अप्लाई होता है। पर दोस्तों हम जितनी भी SFD BMD बना रहे हैं, जितनी भी बीम को हम डिज़ाइन कर रहे हैं, चाहे हम कॉलम को डिज़ाइन कर रहे हैं या मशीन डिज़ाइन के अंदर हम कोई पार्ट को डिज़ाइन कर रहे हैं, जब भी हम पॉइंट लोड मानते हैं तो हम एक्चुअली में वो पॉइंट लोड होता ही नहीं, वो एक बहुत सारा लोड होता है जिसको हम मानते हैं कि वो किसी एक पॉइंट पर एक्ट कर रहा है। समझ रहे हो? क्या ये पॉसिबल है? मान लिया जाए आप एक ब्रिज बना रहे हैं, इस तरह का ब्रिज बना रहे हैं, क्या एक पॉसिबल है कि इस ब्रिज के ऊपर सिर्फ एक पॉइंट पर ही लोड लगे? पॉइंट का मतलब समझ रहे हो? ये अगर एरिया है पूरा जहाँ पे आप खड़े हुए हो, ठीक है, अगर ये एरिया, ये मैंने आपके पैरों का प्रोजेक्शन बनाया, ठीक है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ इस एरिया पे ना लग के सिर्फ एक ही पॉइंट पे लोड लगे? इज़ इट पॉसिबल? नहीं, ये पॉसिबल नहीं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस पूरे एरिया को नेग्लेक्ट कर देते हैं एक्चुअल बात बता रहा हूँ, और हम सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर लोड को अप्लाई करते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज पॉइंट लोड। अदरवाइज पॉइंट लोड जैसी कोई भी चीज़ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के अंदर यूज़ नहीं होती है मेरे भाई, ये सारी थियोरेटिकल चीज़ें। ट्रायंगुलर लोड ऑप्शन ही गलत दिया, ऐसा कोई लोड होता ही नहीं भाई। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो यही सोचता है कि भाई ट्रायंगुलर लोड जैसा कोई लोड नहीं है, तो डेफिनेटली आंसर जो है वो ट्रायंगुलर लोड होना चाहिए, बट पॉइंट लोड है। क्वेश्चन का जो मेन टारगेट है एग्जामिनर का, वो ये नहीं है कि वो आपको लोड पे घुमाए, उसका मेन टारगेट है कंसीडरेबल लेंथ पे। कंसीडरेबल लेंथ पर नहीं लगता है। तो क्या आपने देखा है कि किसी बॉडी के अंदर पॉइंट लोड आप इस तरह से लगा रहे हो? नहीं, ये कौन सा हो जाता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो जाता है। और आपको ध्यान हो, जब हम SFD और BMD बनाते हैं तो आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा, पर हम कहीं ना कहीं इस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को भी एज अ पॉइंट लोड कंसीडर करते हैं। कैसे करते हैं बताऊंगा, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। बाकी आप खुद पढ़ के समझ सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर और सिविल इंजीनियर है तो पढ़ के समझ सकते हैं कि ये क्या चीज़ है और क्या नहीं है, बाकी लोड क्या दे रखे। चले अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। विच टर्म स्टेट्स द SI यूनिट ऑफ स्ट्रेस। देखिए यहाँ पर इन्होंने पूछी है यूनिट ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस के बारे में जानकारी फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ।
स्ट्रेस क्या होता है भैया, लोड अपॉन एरिया होता है, और कुछ किताबें इसको फोर्स अपॉन एरिया भी बोलती हैं, जो बिल्कुल सही है। लोड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, मीटर स्क्वायर होती है। तो एक्चुअल में जो स्ट्रेस की एसआई यूनिट है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन देखो किलो न्यूटन पर एमएम, भाई न्यूटन से ही मिलकर बनता है किलो न्यूटन, सीधी सी बात है। अगर मेरे पास 1000 न्यूटन का लोड है तो मैं लिख सकता हूँ ये मेरे पास 1 किलो न्यूटन का लोड है, सीधी सी बात है। इसी तरह ऑप्शन नंबर सी देखिए, न्यूटन पर एमएम क्यूब, तो ये कहाँ पर जा रहा है, डेफिनेटली किसी वॉल्यूम के साथ जा रहा है मेरे भाई, जहाँ पर भी वॉल्यूम आ रही है। मीटर क्यूब पर सेकंड नहीं, ये भी नहीं होने वाला भैया, ये तो किसी वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा है या किसी रेट के बारे में बात कर रहा है। अगर वेलोसिटी भी नहीं तो किसी रेट के बारे में। जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी के नीचे सेकंड आ जाए तो डेफिनेटली वहाँ पर बात हो रही है किसी रेट के बारे में, रेट मतलब दर के बारे में बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी बाई डिफ़ॉल्ट सही बैठता है, जो कहता है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, बिकॉज एमएम क्या है भाई, आपको पता है कि 1 मीटर के अंदर कितने एमएम होते हैं, 1000 मिलीमीटर्स होते हैं। ये आपको जो कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं ये कर रहे हैं मिली के, माइक्रो के, नैनो के, पिको के, ठीक है। आपको सिर्फ ये समझना है, इसके आगे आप मीटर लगा देते हैं, लीटर लगा देते हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है आपकी बदल जाती है, बट जो एक्चुअल मैथमेटिकल क्वांटिटी है और मैग्नीट्यूड है वो सेम रहने वाला है। अगर मैं इसको मिली लीटर बोलूँगा, अगर मैं आपसे पूछूँ कि 1 लीटर के अंदर कितना मिली लीटर पेट्रोल आएगा, तो आप साफ बोल सकते हैं सर 1000 मिली लीटर आएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस फिजिकल क्वांटिटी जो थी अब वो मीटर से क्या हो गई, ये लीटर हो गई। तो आप इनको याद कर लीजिए, समझ लीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन भी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। और इसको आप कहाँ पे चले जाते हैं, अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, पास्कल में जा रहे हैं, एमएम स्क्वायर एमएम क्यूब आएगा तो आप किस में, अच्छा एमएम स्क्वायर आएगा तो आप किलो पास्कल, मेगा पास्कल, डेफिनेटली मेगा पास्कल हो रहा है, मेगा पास्कल में जा सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 का एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी वाज पोस्टुलेटेड बाई, मतलब किसने दी थी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन। अगर आपको ये भी नहीं पता ना कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी किसने दी थी, फिर भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं बोलने वाला कि आपको ये भी नहीं पता तो आप कुछ मत कीजिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको नहीं पता है तो भी आप कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि आपको बाकी 3 पता होना चाहिए। आपने अगर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स पढ़ी है, देखिए जब भी ये थ्योरीज आती हैं, थ्योरी ऑफ फेलियर आती हैं, तो हम लोग सब कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई बहुत सारी 4-5 थ्योरी ऑफ फेलियर दे रखी है, सबके अंदर नाम दे रखे हैं अलग अलग, ठीक है। तो अब यहाँ पे एसएससी ने हमारे साथ क्या किया कि हम पे एक एहसान किया कि उसने सिर्फ जो थ्योरी ऑफ फेलियर का एक ही क्राइटेरिया हमें दिया, ठीक है। जैसे कि सेंट वेनेंट्स थ्योरी। वेनेंट्स थ्योरी किसके लिए आती है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड के लिए यूज़ आती है। क्या होती है समझेंगे, आगे फर्दर हम डिस्कस करेंगे। रैंकाइन थ्योरी कॉलम के अंदर भी यूज़ आती है। मोर्स थ्योरी या मोर्स सर्किल की बात करें तो कहाँ पे होता है, प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेन के लिए यूज़ होता है। और जो ट्रेसकास्ट थ्योरी है, वो ट्रेसकास्ट थ्योरी क्या है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी है। क्या है, अब मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे सर रैंकाइन की भी तो आती है थ्योरी ऑफ फेलियर में, आपने सिर्फ जो है इसके अंदर ही कॉलम के लिए ही क्यों बताया, ऑप्शन तो सी भी हो सकता है। भाई यहाँ पे इन्होंने परफेक्टली डिफाइन नहीं किया, मैं जानता हूँ। दैट इज़ वाई मैं इस क्वेश्चन को आप जिस तरह से आपको करना है वैसे बता रहा हूँ, ठीक है। तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। समझ में आ गया, समझाने जैसा कुछ है नहीं इसके अंदर, भाई सीधी सी बात है। मेरा नाम किसने रखा, पापा ने रखा, बात खत्म, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5, द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ कॉलम व्हेन बोथ द एंड्स आर फिक्स्ड इज। इक्विवेलेंट लेंथ की बात कर रहे हैं और इफेक्टिव लेंथ भी बोलते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं LE से, विच इज इफेक्टिव लेंथ और इक्विवेलेंट लेंथ, जो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। भैया कंडीशन दी है कि जब कॉलम के दोनों एंड फिक्स्ड हैं, तो ऐसी कंडीशन में इफेक्टिव लेंथ क्या होती है। देखिए कॉलम ड्रॉ किया जाए, ओह टेढ़ा हो गया, सॉरी, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इरेज, ओके। नाउ अब देखिएगा, हाँ ये टेढ़े लिखने पे सीधा आता है, ठीक। अब इसने बोला है कि इफेक्टिव लेंथ बताइए जब दोनों एंड क्या हो, फिक्स्ड हो। तो अगर ये दोनों एंड फिक्स्ड होते हैं तो ये कुछ इस तरीके से इफेक्टिव लेंथ आती है इसकी, मतलब ये प्रॉपर बन नहीं पा रहा है पेन टैप की वजह से, कोई बात नहीं, धीरे धीरे मुझे भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जब बोथ एंड फिक्स्ड होते हैं तो जो इफेक्टिव लेंथ होती है वो क्या होती है, जो ओरिजिनल लेंथ है उसकी जस्ट हाफ होती है। ये 1 नहीं है बेटा, ये सब L है। यहाँ पे आपको मिस टाइप दिखेगा 1 के जैसा, बट इट इज़ नॉट 1, ये सारा का सारा क्या है, L दे रखा है, ठीक है। कैपिटल में था, दैट्स वाई
शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पे 4 कंडीशन आती है। पहली कंडीशन आती है कि जब कॉलम है उस कॉलम के दोनों एंड को आपने क्या कर रखा है, हिंज कर रखा है। हिंज मतलब समझते हो मेरे भाई? हिंज का मतलब होता है पिन जॉइंट के थ्रू जोड़ना, जैसा कि आप अपने दरवाजे के अंदर देखते हैं। ठीक है, वो क्या है, हिंज्ड। तो जब हिंज्ड होगा या पिन जॉइंट होगा तो क्या इफेक्टिव लेंथ कितनी हो जाएगी, बिल्कुल ओरिजिनल लेंथ के बराबर हो जाती है। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन आती है जो अभी अभी हमने पढ़ी है कि भैया एक एंड को आपने क्या कर दिया है, दोनों एंड को क्या कर दिया आपने, फिक्स कर दिया है। ठीक है, L इज इक्वल्स टू L/2। इसी तरह आती है, आप एक एंड को फ्री रख देते हैं, एक को फिक्स कर देते हैं, तो इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाती है, ट्वाइस ऑफ द लेंथ हो जाती है। ठीक है, इसी तरह अलग अलग आपकी कंडीशन जो है वो आती रहती हैं, और एक कंडीशन आती है जिसमें आपकी इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाती है, L/√2 हो जाती है। वो कंडीशन है जब एक एंड आपका क्या हो, फिक्स्ड हो, और अदर एंड क्या हो, आपका हिंज्ड हो। भाई एक कंडीशन थी जिसमें आपका एक एंड क्या था, फिक्स था। डायग्राम बना देता हूँ। एक एंड क्या था आपका, फिक्स था, और दूसरे एंड को क्या कर दिया आपने, फ्री छोड़ दिया। तो ऐसी कंडीशन में डायग्राम कुछ ऐसा बनता है। तो नाउ इफेक्टिव लेंथ इज 2L। ओके, और एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक एंड को आपने फिक्स किया है, दूसरे को आपने हिंज किया है, तो इस कंडीशन के अंदर इफेक्टिव लेंथ क्या होगी, L/√2। ठीक है, चल आगे चलें। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो गया, L/2। जो बी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो गया। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ द कॉलम। कॉलम से आया क्वेश्चन है। सिलेंडरनेस रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो होता है, इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, और इसकी वैल्यू क्या होती है, इफेक्टिव लेंथ डिवाइड बाई के। और अगर इसको मैं परफेक्टली लिखूँ तो इसको के मिनिमम भी लिखते हैं, मतलब रेडियस ऑफ जायरेशन। यहाँ पे के क्या है आपके दोस्तों, के इज़ नथिंग बट रेडियस ऑफ जायरेशन। मैंने शायद पहले भी बताया है। और एल ई क्या है आपकी, इफेक्टिव लेंथ है, जिसको पिछले क्वेश्चन में इन्होंने इक्विवेलेंट लेंथ लिखा था। ठीक है, तो सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ द कॉलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, दैट डेफिनेटली इट इज मिनिमम, दैट इज वाई मिनिमम लिखा था मैंने। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इफेक्टिव लेंथ एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। तो क्या होगा, आप देख सकते हैं जो लैम्डा, अगर मैं जब भी आपको किन्हीं दो टर्म के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करना होता है ना, जैसे आपको प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन इस्टेब्लिश करना है, तो एक्चुअल क्या होती है, एक चीज़ को आपको कांस्टेंट मानना पड़ता है। तो इस कंडीशन के अंदर मैं बोलूँगा कि लेट माई जो लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन इज़ कांस्टेंट। तो जैसे ही मैं लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन को और के मिनिमम को कांस्टेंट कर देता हूँ, देन सिलेंडरनेस रेशियो आता है एल ई के इक्वल नहीं प्रोपोर्शनल, और लिख देता हूँ इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है आपका, करेक्ट हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आप देखोगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से कितने आसान से क्वेश्चन आते हैं, कुछ न्यूमेरिकल भी आते हैं। न्यूमेरिकल के लिए मैं अलग से स्लाइड लाने वाला हूँ। ठीक है, एक आध न्यूमेरिकल कराने का कोई मज़ा नहीं आता, 10 न्यूमेरिकल कराएंगे, अच्छा वीडियो बनेगा, मज़ा आएगा न्यूमेरिकल करने में। ठीक है, मेंस के लिए नहीं, प्री के लिए, जो प्री में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 7, रैंकाइन थ्योरी इज एप्लीकेबल टू द शॉर्ट कॉलम, लॉन्ग कॉलम, बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग कॉलम और नन ऑफ दिस। अभी बताया था रैंकाइन थ्योरी कॉलम में होती है और बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग कॉलम सबके लिए क्या होती है, एप्लीकेबल होती है दोस्तों। ठीक है, नाउ अनदर क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन इज इनकरेक्ट अबाउट द लॉन्ग कॉलम। भाई लॉन्ग कॉलम के लिए कौन सी अजम्पशन है जो इनकरेक्ट होती है। अच्छा, आपको पता होगा हम जो अपनी इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स पढ़ रहे हैं या थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ रहे हैं, बेसिकली हर एक जो चीज़ है वो प्रैक्टिकल नहीं होती, सारी की सारी अजम्पशन पर आधारित होती है। अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स पे बात करोगे, फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करोगे और आप जाते हो बर्नौलीज़ इक्वेशन पे, तो बर्नौलीज़ इक्वेशन भी अपने आप में कुछ अजम्पशन रखती है। जानते हो ना कि फ्लो कैसा होना चाहिए, इरोटेशनल होना चाहिए और रोटेशनल होना चाहिए, बताते हैं ना। आपको ध्यान होगा, नहीं ध्यान है तो मैं बताऊंगा। मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर आपको अजम्पशंस बताई भी थी, रियल फ्लूइड के बारे में बताई थी। तो हर एक चीज़ अजम्पशन पे आधारित है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये जो आपको 4 अजम्पशन दे रखी हैं लॉन्ग कॉलम के लिए, इनमें से कौन सी अजम्पशन ठीक नहीं है। भाई आसान सा क्वेश्चन है, देखो द कॉलम बिहेव्स इलास्टिकली, तो डेफिनेटली ये तो बिल्कुल करेक्ट है।
द लोड एक्ट्स परफेक्टली एक्सियल एंड पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द कॉलम सेक्शन, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। द वेट ऑफ द कॉलम इज नेग्लेक्टेड, ये भी सही है। वेट ऑफ द कॉलम को हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, ओनली उस पर लगने वाले लोड की कैलकुलेशन करते हैं। नाउ द मटीरियल इज नॉन होमोजीनियस एंड एनिसोट्रॉपी, अगर ऐसा होगा तो कॉलम आपका एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा, तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब नाउ टर्मिनोलॉजी जो आती है नॉन होमोजीनियस, सर व्हाट इज नॉन होमोजीनियस, आपको पता होगा मेरे भाई कि होमोजीनियस क्या होता है। होमोजीनियस को हिंदी में बोला जाता है समघाती भी कहते हैं, मतलब एक जैसा। नॉन होमोजीनियस मतलब क्या है, अलग अलग। मान लिया जाए आपके पास एक मटेरियल है, अब इस मटेरियल का होमोजीनियसिटी हम कब डिफाइन करते हैं कि ये होमोजीनियस होगा, जब एवरी पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पर, जो हर एक पॉइंट हो, हर एक डायरेक्शन हो, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो एकदम सेम होंगी। क्या होंगी, सेम होंगी। ऐसी कंडीशन में मैं क्या बोलूँगा, मटेरियल मेरा क्या है भैया, होमोजीनियस है। और अगर ऐसा नहीं है तो उसको क्या कहा जाएगा, नॉन होमोजीनियस कहा जाएगा। तो भाई आप बात सुनिए, अगर कॉलम को नॉन होमोजीनियस बनाया जाए, आप कॉलम के अंदर लोड की कैलकुलेशन कर रहे हैं, आपने एक्सियली लोड लगाया, आपने उसकी कैलकुलेशन करी और आपने मान लिया कि कॉलम जो है मेरा नॉन होमोजीनियस है, तो डेफिनेटली वो किसी एक पॉइंट के लिए सेफ होगा, बट अनदर पॉइंट के लिए क्या होगा, अनसेफ हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आपका कॉलम फेल हो जाएगा, ठीक है ना। और दूसरी बात जो आ रही है एनिसोट्रॉपिक या एनआइसोट्रॉपिक भी बोलते हैं इसको, अनिसोट्रॉपिक ही बोलिए डेफिनेटली। अब ये होता क्या, देखिए आइसोट्रॉपिक का जस्ट अपोजिट जो होता है एनिसोट्रॉपिक होता है। व्हाट इज आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी, आइसोट्रॉपिक इज नथिंग बट डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। आइसोट्रॉपिक इज नथिंग, आइसोट्रॉपी इज नथिंग बट डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल, मतलब अगर एक डायरेक्शन के अंदर देखी जाए तो क्या होगी भाई, प्रॉपर्टी आपकी सेम रहनी चाहिए, तो आइसोट्रॉपिक। और यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट क्या है, एनिसोट्रॉपी, यानी कि डायरेक्शनल प्रॉपर्टी क्या हो, अलग अलग हो। तो एक्स डायरेक्शन के अंदर अलग प्रॉपर्टी है, वाई डायरेक्शन के अंदर अलग है, जेड के अंदर अलग है, और हर एक पॉइंट पे अलग अलग। तो ऐसी कंडीशन में भी क्या होगा, बॉडी आपकी जो होगी, जो आपका कॉलम होगा वो फेल कर जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलें, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर डी करेक्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑन द वॉल ऑफ ए थिन सिलेंडर। किसकी बात कर ली इन्होंने, थिन सिलेंडर की बात करी है। इफ इट हैज़ अ डायमीटर डी, थिकनेस ऑफ टी एंड द गेज प्रेशर इन द सिलेंडर इज स्मॉल पी में लिखा है इन्होंने, तो क्या होगा। तो देखिए अगर हमसे कोई मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के बारे में पूछता है फॉर अ थिन सिलेंडर, तो ये क्या होता है, पी डी डिवाइड बाई 8T होता है, ठीक है। इसको बाकायदा हम ड्राइव भी कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं आप लोगों को बताऊँगा कैसे ड्राइव करते हैं, ठीक है भाई। क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करूँ तो ज़्यादा बेटर है। एक क्वेश्चन के अंदर चाहूँ तो मैं यहाँ पे आपको पूरा थिन सिलेंडर और थिक सिलेंडर पढ़ा सकता हूँ, बट इवेंचुअली वो आपके काम का नहीं होगा। अभी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने आए हो, किस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं, और जितना हो सके इस क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट देना है वो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। इससे होगा या आप एग्ज़ाम के अंदर जल्दी कर पाओगे, ठीक है। अगर आपसे ये पूछ लेता कि स्पेयर है, स्पेयर के अंदर है, तो क्या करोगे, पी डी डिवाइडेड बाई 40। तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन नंबर डी दे रखा है वो एकदम बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द प्रॉपर्टी ऑफ द मटीरियल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर डिफॉर्मेशन व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स आर रिमूव्ड इज, क्या होगा। हाँ, बड़ा ही खतरनाक सा क्वेश्चन, अरे बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो एक 5th क्लास का बच्चा भी कर दे या 8th क्लास का बच्चा भी कर दे। भाई आप किसी मटेरियल पे या किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, और जैसे ही उस फोर्स को आप रिमूव करते हैं, जैसे आप उस फोर्स को रिमूव कर रहे हैं, वो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ रही है। ये आपने बचपन से करके देखा है, कहाँ पर, रबर बैंड के साथ, ठीक है। और ये मेटल के अंदर भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आप इसके ऊपर लोड अप्लाई किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, फिर आप तो ये डिफॉर्म होने लगेगा। क्या होने लगेगा, डिफॉर्म होने लगेगा। डिपेंड करता है कैसा लोड आप अप्लाई कर रहे हो, उस डायरेक्शन में डिफॉर्म होगा, स्ट्रेन डेवलप होगा डेफिनेटली। पर जैसे आप लोड रिमूव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या होगा, अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेगा। और इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, इलास्टिसिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इलास्टिसिटी। और हिंदी में मेरे हिसाब से इसको बोलते हैं प्रत्यास्था, ठीक है। ठीक, अब नाउ ऑप्शन नंबर ए, प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी होती है सुदृढ़ता, ठीक है, यानी कि आप किसी बॉडी के ऊपर लोड अप्लाई करोगे और बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट करोगे,
तो वो एक परमानेंट डिफॉर्मेशन है। प्लास्टिसिटी इज़ नथिंग बट परमानेंट डिफॉर्मेशन। ड्यूरेबिलिटी, कोई बॉडी आपकी कितने वक्त तक आपका साथ दे सकती है, वो उसकी ड्यूरेबिलिटी कहलाती है, ठीक है। ये हम सब पहले ही कैलकुलेट करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है या ये काम नहीं होती, ये हमें पहले ही कैलकुलेट करना पड़ता है। यही काम होता है एक मैकेनिकल और सिविल इंजीनियर का। हम पूछते हैं ना कि सर ये लैपटॉप कितना ड्यूरेबल है, ये पेन कितना ड्यूरेबल है, ठीक है। तो इन सब का एक क्राइटेरिया फिक्स होता है। तो आपको ये समझ में आ गई प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल क्या होती हैं। अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, स्ट्रेंथ होती है, टफनेस होती है, इलास्टिसिटी है, प्लास्टिसिटी है, मैलिएबिलिटी है, ठीक है। तो बहुत सारी हार्डनेस है, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया बी। और इसी के साथ हमने 10 क्वेश्चन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के थ्योरी यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं। सेकंड पार्ट के अंदर जब भी आएगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का न्यूमेरिकल पोर्शन, इसका हम सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को कोई डाउट है, मुझसे पूछना चाह रहे हो, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछिए, मैं रिप्लाई करता हूँ। अगर आप डाउट पूछोगे तो मैं डेफिनेटली आपको जवाब देने वाला हूँ। कुछ टाइम में ऐसा भी होगा, ज़्यादा डाउट आ गए तो उनके ऊपर एक वीडियो डाउट सेशन जो वीडियो होता है वो बना लेते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को आप हमारे ज्वाइन बिल्कुल कीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है टेक्निकल एग्ज़ाम। चाहें तो आप इसको ज्वाइन करें, अगर आप इसको ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आप एक जनरल एग्ज़ाम ज्वाइन करें, तो हमारा जो चैनल है कंप्लीट एजू नाम से, इसी नाम से आपको टेलीग्राम पे चैनल मिल जाएगा, कंप्लीट एजू ऑनलाइन। उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आप फ्री में मिलने वाले स्टडी मटेरियल को आनंद लीजिए, एंजॉय कीजिए। और इसके अलावा डाउट जो मैं आगे प्लान करने वाला हूँ, हर संडे को क्या करता हूँ मैं खुद एडमिन हूँ तो डिस्कशन ऑन कर देता हूँ। तो जो भी डाउट है आप वहाँ पे पूछो, मैं आप लोगों के डाउट वहाँ पे सॉल्व करूँगा। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सपोर्ट कीजिए हम लोगों को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।